बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है हमारा 6 फ्लूइड डायनेमिक्स और आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? एक ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में से मूव करता हुआ जाता है ऊपर से नीचे की जानिब, तो वो एक मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी हासिल कर लेता है। उस मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। लेट सपोज आपने एक स्टोन को या किसी एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, वो एयर के अंदर मूव करता हुआ नीचे आ रहा है। एयर एक रेजिस्टिव मीडियम है, ठीक है, आप फ्लूइड भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि फ्लूइड में गैसेज और लिक्विड दोनों आ जाते हैं। तो फ्लूइड से ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इनिशियली वो रेस्ट पर था, जैसे ही हमने उसको रिलीज किया उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू किया और एक खास वेलोसिटी तक वो पहुंच जाता है। यानी इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही है और एक वो मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर वो कांस्टेंट रखता है उस वेलोसिटी को और सेम वेलोसिटी के साथ वो नीचे को आता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को, सेम वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। रियल लाइफ में आपने पैराट्रोपर्स को देखा होगा जो पैराशूट पहनकर ऊपर से नीचे जंप करते हैं और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जमीन के ऊपर उतरते हैं, ठीक है, वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ रेजिस्टिव मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो एक ऑब्जेक्ट हासिल करता है जब वो किसी हाइट से ऊपर से नीचे मूव करता है थ्रू अ रेजिस्टिव मीडियम, आप फ्लूइड भी कह सकते हैं, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऊपर से नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट क्यों कर लेता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे क्यों आता है, कंटिन्यूसली अपनी वेलोसिटी बढ़ाता क्यों नहीं है? हमने तो यही सीखा था कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो हर सेकंड के बाद उसमें ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों हासिल कर लेता है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे क्यों आता है, इसकी क्या वजह, ये हमने जानना है। ओके, तो बच्चों आपने ये सीखा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव करता हुआ जाता है तो वो एक रेजिस्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। उस रेजिस्टिव फोर्स का नाम क्या था? ड्रैग फोर्स, ठीक है, उस रेजिस्टिव फोर्स का नाम क्या था? ड्रैग फोर्स, ठीक है। और ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करती थी, ये भी हमने सीखा था, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी उसके ऊपर ड्रैग फोर्स कम होगी, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो ड्रैग फोर्स उसके ऊपर नहीं होगी। ओके, तो अब इसको अगर आप फील करना चाहते हैं तो आप जो कार है उसमें से अपना हाथ बाहर निकालें, पहले उसको आहिस्ता चलाएं, आप फील करेंगे कि आपके हाथ के ऊपर कम रेजिस्टिव फोर्स एक्ट हो रही है। आपका हाथ एक फ्लूइड में से मूव करता हुआ जा रहा है, गैसेज भी फ्लूइड होती हैं, ठीक है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड। अब उसके बाद आप कार की वेलोसिटी बढ़ा लो और फिर हाथ को ऐसे बाहर निकालो तो आप फील करोगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स एक्ट हो रही है, यानी ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, अब यहां पर क्या होता है, किस तरह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को हासिल कर लेता है, ठीक है, कंटिन्यूसली अपनी वेलोसिटी बढ़ाता क्यों नहीं है, डिटेल के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, पहले ये देख लीजिए जी, अगर ऑब्जेक्ट नीचे को मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है इसके वेट की वजह से, इसका वेट W = mg है, ठीक है, तो एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ जो इसको नीचे की तरफ लेकर आ रही है। तो क्योंकि ये फ्लूइड में से मूव करता हुआ आ रहा है एयर में से, तो एयर इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और हमने अभी ये भी सीखा कि ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर दिया और छोड़ा, रफ्ता रफ्ता उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती जा रही है, राइट। ओके, तो ड्रैग फोर्स अब उसके ऊपर एक्ट होती जाएगी और उसकी वेलोसिटी को बढ़ाती जाएगी, ड्रैग फोर्स एक्ट होती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब ऑब्जेक्ट का वेट और उसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं होगी और ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो स्टूडेंट में होती है वो ये है कि सर अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो ये बॉडी मूव कैसे कर रही है? तो बच्चों याद रखो, ये हमारा गलत कंसेप्ट है कि अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट हो रही है वो 0 है तो वो बॉडी हमेशा रेस्ट पर ही होगी।
सही कंसेप्ट ये है कि अगर एक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, उनका सम जीरो है, यानी नेट फोर्स अगर जीरो है, तो वो बॉडी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जैसी है जिस तरह की है वैसी रहेगी। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मूव करता हुआ आ रहा था, इसके पास वेलोसिटी थी, वो कुछ वेलोसिटी उसके पास है थी, और जब इसके पास वेट और दोनों ड्रैग फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट आ गए, वो कैंसिल हो गई। अब इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि जब बॉडी पे नेट फोर्स नहीं होती तो एक्सेलरेशन भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब इस केस के अंदर इसके पास ऑलरेडी वो वेलोसिटी में था, वो ऑलरेडी मूव कर रहा था कि जब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हुई, तो अब वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस तरह से मूव कर रहा है, वो उसी तरह से अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा, अपनी वेलोसिटी में चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि नेट फोर्स का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी नहीं। जीरो हो सकती है, क्योंकि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रही है, अब वो ऑलरेडी रेस्ट पर है, वो रेस्ट में ही रहेगी, अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी। ये बॉडी मोशन में है, जब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हुई है, तो ये बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी, अपनी उसमें किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं आने देगी। बात समझ गए? क्योंकि नेट फोर्स अब इसके ऊपर क्या हो चुकी है, जीरो, और न्यूटन के लॉ के मुताबिक अगर नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है तो इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब स्टूडेंट, जो नेक्स्ट आपकी कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ क्यों मूव करता हुआ आता है। ठीक है। एक्चुअली हमने जो एक एज्यूम किया होता है माइंड के अंदर कि जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा वो हर सेकंड के बाद अपनी वेलोसिटी बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा और बढ़ाता ही रहेगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी हासिल नहीं करेगा। जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो आपके फिर माइंड में ये चीज़ क्लियर नहीं होती, जैसे यहाँ पर हुआ। तो उसके लिए मैं आपको वैक्यूम में और फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट को मूव करा के बताता हूँ, ताकि आपका माइंड 100% क्लियर हो जाए। ठीक है। देखिए, अगर हम एक बॉल को ना हम मूव कराते हैं वैक्यूम में इसके ऊपर और कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही सिवाय इसके वेट की फोर्स के। ठीक है। इनिशियली टाइम जीरो है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, लेकिन इसके ऊपर जो डाउनवर्ड एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसके वेट की फोर्स है, वो एक्ट कर रही है। हमने इसको रोक के रखा, इसलिए ये जीरो पर है। ठीक है। जैसे ही हमने इसको रिलीज किया, यहां से 1 सेकंड गुजरा, इसकी वेलोसिटी जीरो से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि अंडर ये कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है। जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का, और वेलोसिटी इसकी 0 से 10 पर आ जाएगी। लेकिन याद रहे, जितनी इसके ऊपर पहले नेट फोर्स एक्ट हो रही थी, एक ही फोर्स थी, वो इसके वेट की, और वही नेट फोर्स है, उतनी ही फोर्स अब भी एक्ट हो रही है, तो उतना ही एक्सेलरेशन इसमें फिर आएगा। क्योंकि अगर नेट फोर्स सेम होगी तो इसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन भी सेम होगा। वैक्यूम के अंदर रहते हुए इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो वेट की फोर्स है, और वो फोर्स थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट रहती है। टाइम गुजरता जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वो फोर्स कम ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि ये फोर्स डिपेंड करती है मैस के ऊपर। देखें, F = W, W = mg। अगर यहां पे g कांस्टेंट रखें तो फोर्स का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। अगर मैस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, मैस कम होगा तो फोर्स कम होगी। लेकिन इसकी मोशन के दौरान मैस तो नहीं कम ज्यादा हो रहा ना, मैस कांस्टेंट है, फिर फोर्स भी कांस्टेंट होगी, और एक ही तो फोर्स है वेट की, और वो कांस्टेंट है। इसका मतलब नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर वो कांस्टेंट है। तो न्यूटन ने कहा था अगर नेट फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, नेट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। अब ना तो यहां पे नेट फोर्स बढ़ेगी, ना ही यहां पर नेट फोर्स कम होगी, इसलिए बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो भी एक जैसा रहेगा। यानी बॉडी हर सेकंड के बाद अपनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाती जाएगी। 0 से 10 मीटर पर सेकंड, 10 से 20 मीटर पर सेकंड, 20 से 30 मीटर पर सेकंड, इसी तरह कंटिन्यूसली अपनी वेलोसिटी को वो बढ़ाती जाएगी। इस केस के अंदर हमने ये केस माइंड में एज्यूम किया होता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगी, वो तो हर सेकंड के बाद बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि बॉडी जो है वो जी की एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है। ठीक है। ओके। तो यहां पर आपने ये बात अब याद रखनी है कि यहां इस केस के अंदर, क्योंकि नेट फोर्स जब बॉडी वैक्यूम में मूव करती है, नेट फोर्स कांस्टेंट रहती है, इसलिए उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हर सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ठीक है। वो कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है। यहां पर मैंने छोटा सा पॉइंट भी लिखा है, इन द वैक्यूम ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज वेट। जो वेट की फोर्स है वो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, विच इज कांस्टेंट, जो चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। सो द नेट फोर्स इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। इस केस के अंदर हमने जो माइंड में एज्यूम किया होता है, ये वो केस है। वैक्यूम के अंदर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट लगातार अपनी वेलोसिटी बढ़ाता रहेगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लेकर आते हैं फ्लूइड के अंदर, तो फ्लूइड के अंदर आप देखना, यहां पर इसके ऊपर जो नेट फोर्स है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगी।
इस वजह से इसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो ग्रेजुअली कम होता जाता है, कम होता जाता है, और एक पॉइंट आता है कि एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है और वो बॉडी जो है वो अपनी जो एक टर्मिनल वेलोसिटी की स्टेट है उसमें आ जाती है। ठीक है, ओके। देखिए कैसे बॉडी का वेट वो तो कम ज्यादा नहीं होगा, जो है वही रहेगा उसका। ठीक है, F इज इक्वल टू एम जी, वेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है एम जी एम जी एम जी एम जी एम जी, टाइम के गुजरने के साथ साथ वो सेम रहा। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट ने फ्लूइड के अंदर मूव किया, आप वैक्यूम नहीं है, आप फ्लूइड है, तो फ्लूइड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट होती है। अब ड्रैग फोर्स अपवर्ड एक्ट होती है, जिस तरफ उसकी मोशन है उसके अगेंस्ट मोशन डाउनवर्ड है, और ये ड्रैग फोर्स अपवर्ड एक्ट होगी, और ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर। ऊपर से नीचे आते हुए ये देखिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है ना, ऊपर से नीचे आते हुए जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी साथ साथ ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। ये देखें पहले इनिशियली जो है इसका वेट इतना था, ठीक है, इसने जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया तो इसके ऊपर साथ साथ ड्रैग फोर्स भी एक्ट होना शुरू हो गई। अब शुरू में उसकी वेलोसिटी कम थी तो ड्रैग फोर्स बहुत कम इसके ऊपर एक्ट हुई, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओके। अब ड्रैग फोर्स बढ़ने से ना नेट फोर्स भी चेंज होती है। कैसे, देखो जरा, एक वेट की फोर्स है नीचे की तरफ, एक ड्रैग फोर्स है वो ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये इसमें से माइनस हो जाती है। ये देखें इतनी 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 जो है ना ये इसमें से माइनस हो जाएगी। अब आपके पास नेट फोर्स जो है वो कम मिली आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, यहां पर अब ड्रैग फोर्स बढ़ गई तो ये इतना इतना हिस्सा जो है इसका लेंथ इतनी इतनी खत्म कर देगी, यानी अब आपको नेट फोर्स और कम मिली। यहां पर देखिए अब वेट और ड्रैग फोर्स इन दोनों को माइनस करें, आपको और कम पोर्शन मिलेगा यहां पर। ठीक है, इसी तरह करते 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 आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है वो इस वेट वाली फोर्स को माइनस करती जा रही है, और करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हमारे पास वेट की फोर्स और ये ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ये खत्म कर देती हैं। जब एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर देती है, नेट फोर्स आपके पास क्या हो जाती है, जीरो। न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इनिशियली नेट फोर्स जो है वो ज्यादा है, इसलिए इनिशियली एक्सेलरेशन होता है बॉडी के अंदर ज्यादा सा। उसके बाद जैसे जैसे इसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है, इसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो नेट फोर्स है वो कम होती जाती है। नेट फोर्स कम हुई तो एक्सेलरेशन कम हुआ, नेट फोर्स और कम हुई एक्सेलरेशन और कम हुआ, करते करते नेट फोर्स और कम हुई तो एक्सेलरेशन और कम। जैसे ही नेट फोर्स जीरो हुई साथ ही एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, इसके अंदर जीरो एक्सेलरेशन हो गया। तो जैसे जैसे एक बॉडी आगे को बढ़ती जाती है, इसके ऊपर जो अप्लाई होने वाली नेट फोर्स है वो कम होती जाती है। ठीक है, क्यों कम होती जाती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा उस वक्त आपके पास बॉडी जिस स्टेट में है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट वाली वेलोसिटी को मेंटेन रखेगी, अगर वो मूविंग फॉर्म में है तो वो मूविंग फॉर्म वाली वेलोसिटी को मेंटेन रखेगी। क्योंकि इस केस के अंदर वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो चुके हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्सेलरेशन जीरो है, तो अब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये बात अब आपने याद रखनी है। ओके, अब हम बढ़ते हैं जी, इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं एक स्फीयर के लिए जो कि ऊपर से नीचे मूव कर रहा है एक फ्लूइड के अंदर। उस स्फीयर के रेडियस जो है वो r है, ठीक है, और उसके लिए हम टर्मिनल वेलोसिटी का एक रिलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, अब देखें इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, एक वेट की फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, और एक ड्रैग फोर्स एक्ट हो रही है, राइट। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या होगी हमारे पास, ये वेट की फोर्स है W माइनस ड्रैग फोर्स FD। ठीक है, ओके जी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F जो है वो हमारे पास बराबर होता है ma के। यहां पर वैल्यू पुट कर दें, ma इज इक्वल्स टू वेट mg के बराबर होता है, माइनस ड्रैग फोर्स हमने स्टोक्स लॉ से सीखी थी, ड्रैग फोर्स किसके इक्वल होती है, 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल होती है। ठीक है, अब इस केस के अंदर आपने अभी अभी सीखा कि ये बॉडी जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है तो एक्सेलरेशन इसमें क्या होता है, जीरो, m इंटू जीरो एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। तो v क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास, इसके साथ छोटा सा हम t भी लिख देते हैं, ठीक है, आर वी साथ में t लिखा, ठीक है। ओके जी, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, जीरो इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल।
ये नेगेटिव है, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा। 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल इज इक्वल टू एम जी। हमें निकालना है रिलेशन टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, उसको इधर रखते हैं, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। ये आ गया हमारे पास रिलेशन, ठीक है। अब इस रिलेशन के अंदर हमें बाकी तमाम चीज़ें गिवन होती हैं, लेकिन मैथ्स के लिए रिलेशन हमें फाइंड करना पड़ता है। 6 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ईटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है कि जिस फ्लूइड में से वो फ्लो करके जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस हमें गिवन होता है, हमें पता होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 हमें पता होती है। तो मैथ्स के लिए रिलेशन निकालना है हमें। तो मैथ्स के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम डेंसिटी के रिलेशन से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे मैथ्स के लिए, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब आप जानते हैं कि भाई डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। ओके, अगर आपको भूल जाए कि इसका फार्मूला क्या है तो हमारे पास आसान सा तरीका है। डेंसिटी डी से बनती है, दिल भी डी से बनता है, और ये आ गया दिल, उसमें लगाएं एक तीर, ये तीर लग गया दिल में, और देखिए जी ऊपर का पोर्शन क्या है एम, तीर बन गया बाय, और नीचे क्या है वी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाय वी। यहां से याद रखिएगा रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय वी होता है, ओके। तो यहां पर अगर हमने मास की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा हमारे पास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का रिलेशन आ गया, यहां पर पुट कर देंगे जी हम, बल्कि पहले हम इसके वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम इसका बराबर होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी रो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू द एम। ये वैल्यू हमने पुट करनी है, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए जरा, वी टी इज इक्वल टू, यहां एम की वैल्यू पुट करेंगे रो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये जो 4 है वो ऊपर वाले के साथ लिख देंगे, 3 को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाय में है। अब मैस की वैल्यू होगी रो 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में क्या है जी, तो साथ में जी भी लिख लें, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ था वो भी साथ लिखना है आपने, 6 पाई ईटा आर, ठीक है। ओके जी, अब जरा देखिए ये आर का क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर बन जाएगा, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, और 2 to the 4 2 3 the 6 होता है। तो ये रिलेशन हमारे पास क्यों बन जाएगा, ये ऊपर रह गया हमारे पास 2 ये वाला, और ये रो ये वाला आ गया, और ये साथ में जी, और ये आर का स्क्वायर रह गया पीछे, डिवाइडेड बाय 3 दा 9 बन गया, और ये ईटा। तो ये आ गया जी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी के लिए रिलेशन, जो कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की हम फाइंड कर सकते हैं।